Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. Today I am going to start the second chapter of his political science, फेडरलिज्म. हम आपको जो सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म उसके बारे में बताएंगे कि फेडरलिज्म का मीन्स क्या होता है और फेडरलिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है. ये सारी चीज़ें हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है. It is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. फेडरलिज्म का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर को जब कई पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वही सिस्टम क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है. मीन्स संघवाद. जो फेडरलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि एक ही सिंगल ही पावर रहे और जो पावर्स होती हैं वो जो सिंगल पर्सन्स की पार्टी या किसी सिंगल व्यक्ति के हाथ में होती है उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. यही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, फेडरलिस्ट सिस्टम कहलाता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और हर एक कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट है और अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट होने के कारण वहाँ पर अलग अलग सिस्टम को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट for the entire the country, government at the level and the province and state both enjoy the power independent of the other. The state government has power of its own and not answerable to the center. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है उसमें क्या होता है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं. यूएसए में आपको पता है कि 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट था. हर एक स्टेट्स जो थे उनकी जो पावर है वो यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनकी पावर क्या है, इक्वल है. क्यों? सारे स्टेट जो थे वो सेपरेट थे और सारे स्टेट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया, वहाँ की जो अथॉरिटी थी उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाएंगे, मिलकर एक साथ आएंगे. तो ये सिस्टम कहाँ पर फॉलो किया गया है, यूएसए में फॉलो किया गया है. तो यूएसए में जो वहाँ के स्टेट हैं वो क्या हैं, इक्वल. वहाँ पर जो उनकी पावर है वो कैसी, इक्वल है. ऐसा नहीं किसी भी स्टेट को ज़्यादा पावर दी गई है, किसी भी स्टेट को एक्स्ट्रा पावर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है. और जो स्टेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी आंसरेबल नहीं होता है कि वो स्टेट में कैसे रूल्स या लॉ बना रहे हैं, उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते हैं. और ये एग्जाम्पल आपका कहाँ का है, यूएसए का है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है. कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सब यूनिट्स एंड सब ऑर्डिनेट. मीन्स इसमें क्या होता है, जो सिंगल जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वन लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सब यूनिट्स या सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स बनाती है. मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को छोटे छोटे लेवल्स पे क्या करती है, डिवाइड करती है, अपनी हेल्प के लिए सब यूनिट्स बनाती है. सेंटर कैन पास द ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट. जब इसमें क्या होता है कि इसमें सेंटर जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है और सेंटर किसको, जो कोई भी ऑर्डर है वो किसको पास करता है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको पास करता है. जैसे कि एग्जांपल में क्या है, यूनाइटेड जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट है और वहाँ के जो अलग अलग स्टेट्स हैं तो वो क्या किए जाते हैं, वहाँ पर उनको वो ऑर्डर देता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. आखिरकार जो फेडरलिस्ट सिस्टम है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. सबसे पहला फीचर्स है, फर्स्ट फीचर्स है, हैज़ 2 और मोर लेवल्स गवर्नमेंट. ये कितने लेवल की गवर्नमेंट्स रखती है, 2 या उससे अधिक गवर्नमेंट्स होती हैं. ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन पावर एंड ज्यूरिडिक्शन.
हर गवर्नमेंट की अपनी पावर, उसकी ज्यूरिडिक्शन होती है, न्याय व्यवस्था होती है। ज्यूरिडिक्शन इज द स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द अथॉरिटी। और इसमें गारंटी की जो अथॉरिटी है वो कौन देता है? ज्यूरिडिक्शन देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी चेंज ओनली विथ द कांस्टेंट एंड द बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करना होता है, कोई भी नया रूल्स बनाया जाता है, तो वो कैसे बनाया जाता है? दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाया जाता है। कोड इंटरप्रिएट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट इज द अंपायर एंड डिस्प्यूट अराइज विद द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी लॉ को लेकर या किसी भी रीजन को लेकर अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसको एम्पायरिंग करने का काम कौन करता है? ज्यूरिडिक्शन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वह क्या करती है, दोनों ही जो लेवल्स की गवर्नमेंट्स हैं उनको एम्पायर करने का वर्क करता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू और क्लियर एंड स्पेसिफाइड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर लेवल्स की गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से हैं और उनको कौन कौन सी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, वो सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? लिखा गया है। वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जिससे कि क्या ना हो, किसी लेवल्स की जो गवर्नमेंट्स है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरलिज्म के? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। इससे क्या होता है? एक तो कंट्री में सेफ्टी रहती है, दूसरा और कंट्री के अंदर एक यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? बना रहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक्मोडेट इन द रीजनल डाइवर्सिटी। और एक्मोडेट्स क्या किस में होता है? जो रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या होता है? एक्मोडेट, उनको हेल्प करने में, अगर हम कहें उनको एक साथ लाने में क्या होती है? सहायता होती है। किससे? जो लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट है उसके थ्रू। नेक्स्ट, टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आइडियल फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है उसके कौन कौन से टू इम्पोर्टेंट्स क्या है? एसेप्ट्स हैं, क्रूशियल एसेप्ट्स हैं। गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एग्री होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? रूल्स एंड पावर क्या करने चाहिए? शेयर करने चाहिए आपस में। ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर मस्ट बी देयर। और इससे क्या होता है? आपस में ट्रस्ट भी रहता है और एग्रीमेंट भी क्या होता है? एक साथ रहने के, एक साथ जो होता है वो एग्रीमेंट्स भी बना रहता है। और कैसे होने चाहिए? दोनों को ही एक साथ होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है? कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, टू टाइप्स के हमारे यहाँ पर, अगर हम पूरी कंट्रीज की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर फेडरलिस्ट सिस्टम है, वहाँ पर कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में कुछ कंट्रीज हैं। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर। जो इंटरडिपेंडेंट स्टेट होती है, इंडिपेंडेंट जो स्टेट होते हैं, वो सभी एक साथ आते हैं ऑन देयर ऑन, और अपनी इच्छा से आते एंड बिगर यूनिट, और एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। इंक्रीज द सिक्योरिटी बाय पुलिंग द सर्विनिटी एंड द रिटेनिंग एंड आइडेंटिटी। इससे क्या होता है? उनकी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो एक हो जाती है। एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एंड द इक्वल पावर। और जितने भी वहाँ पर स्टेट होते हैं सभी की अपनी इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स की, जो कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर प्रोवाइड नहीं की जाती है। यहाँ पर जो जितने भी स्टेट्स होते हैं सबकी अपनी अपनी इक्वल पावर होती है, चाहे उस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो, पावर सबकी कैसी रहती है? इक्वल रहती है। जैसे कि जो हमारी वर्ल्ड में जैसे यूएसए है,
स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हैं। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड द पावर। इसमें क्या होता है, जो बड़ी कंट्री होती है वो क्या करती है, जो पावर होती है उसको किस में डिवाइड करती है? जो छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं उनमें क्या करती है? डिवाइड करती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आपको जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स के थ्रू, जब ब्रिटिशर ने इंडिपेंडेंट किया था, तो उस टाइम पीरियड में तो हमारी पूरी कंट्री डिवाइड हुई थी। और उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में 11 जो स्टेट थे, वो कितने स्टेट थे? 11 स्टेट थे ब्रिटिश के टाइम पीरियड में। तो लेकिन जो और भी अदर जो स्टेट्स बने वो हमारे इंडिया में बाद में बने। तो हम इससे देख सकते हैं कि एक कंट्री थी और उस कंट्री के अंदर क्या किए गए थे? स्टेट्स बनाए गए थे, मीन्स सब यूनिट्स बनाए गए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ हमारे स्टेट ऐसे भी बनाए गए थे जिनको स्पेशल पावर देके बनाया गया था, जो कंट्री में क्या नहीं होना चाह रहे थे? सबमर्ज होना नहीं चाह रहे। तो सेंटर इज द मोर पावरफुल वाइज एज वाइज देयर स्टेट। तो जब होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावरफुल होती है। कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स एंड द फेडरेशन हैव द अनइक्वल पावर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टेट होते हैं कि जहाँ पर इक्वल पावर नहीं होती। जैसे कि अभी हमने यूएसए में देखा कि हर स्टेट को इक्वल पावर है, नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेट्स को कैसी पावर प्रोवाइड की जाती है? एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कुछ समय पहले तक आपने देखा था कि जो हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर था उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। ऐसे ही हमारे ईस्टर्न के कुछ स्टेट हैं जिनको स्पेशल राइट्स मिली हुई हैं। जैसे कि इंडिया क्या था? एक कंट्री था, कंट्री की पावर को सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया। स्पेन, बेल्जियम, ये सारे क्या हैं? होल्डिंग टुगेदर के क्या हैं? एग्जाम्पल है। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर आपको क्लियर हुआ? कमिंग टुगेदर में क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या होते हैं? यूनिट्स बनाते हैं। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? जो कंट्री होती है वो अपनी पावर्स को सब यूनिट्स में डिवाइड करती है। तो ये हमारे क्या थे? डिफरेंसेस थे। व्हाट हैज़ मेड इंडिया ए फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक कैसी पर कंट्री बनी है? फेडरल कंट्री बनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हैज़ द डिक्लेयर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी डिक्लेयर करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सबसे पहले ही हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इंडिया जो है वो क्या है? यूनियन है। किसका यूनियन है? स्टेट संघ का यूनियन है। देयर टायर द फेडरलिस्ट यूनियन स्टेट एंड पंचायत। यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है यूनियन लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, और इस कैसे है? लोकल लेवल या पंचायत लेवल उसी को कहते हैं। 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन of the legislative power under the union list, state list and the concurrent list। और हर एक जो लेजिस्लेटिव जो पावर है उसमें क्या किया गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या किया गया है? पावर को डिवाइड किया गया है। जो यूनियन लिस्ट पर जो वर्क करने का काम होता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और स्टेट लेवल पर जो वर्क बनाए जाते हैं, जो यूनियन बनाई जाती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर वर्क कौन करता है? वो हमारा स्टेट करता है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों मिलकर ही क्या कर रहे होते हैं? लॉ बनाते हैं। All the state in the Indian Union do not have the identical power union territories। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, अगर हम इंडियन सिटीजन्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें कोई स्टेट की पहचान नहीं है। हम हमारी अगर वहाँ के जो सिटीजन्स की जो पहचान होती है वो एज ए कैसी होती है? इंडियन होती है। वहाँ की जो नागरिक जो वहाँ पर नागरिक जो सिटीजनशिप दी जाती है वो कैसे दी जाती है? एज ए इंडियन, कि हम लोग क्या है? एक भारत के नागरिक हैं। चेंज इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर कोई भी पावर शेयरिंग से क्या होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई नया लॉ बनाना है, कुछ भी उसमें चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होता है? मेजॉरिटी में जो
2/3 मेजॉरिटी के बाद ही पार्लियामेंट में कितनी मेजॉरिटी होनी चाहिए किसी भी बिल को पास कराने के लिए? 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स आर रिगार्डिंग, अगर किसी भी केस में वाई द वे अगर स्टेट्स और सेंटर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं या स्टेट और स्टेट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनकी जो पावर होती है, पावर ऑफ डिवीजन, द अपेक्स कोर्ट विल बी टेक डिसीजन। और वहाँ पर क्या माना जाएगा, किसकी डिसीजन को सबसे अपेक्स माना जाएगा? वो माना जाएगा जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसी को ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है? एक फेडरल कंट्री है। अभी हमने बताया था आपको कि कुछ हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? पावर को डिवाइड किया गया है। हर एक जो स्टेट है और जो सेंट्रल है उनको क्या दिए गए हैं? कुछ सब्जेक्ट पर जो लॉ है बनाने के राइट्स प्रोवाइड किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। जितने भी नेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो किसके अंडर में आते हैं? नेशन के अंडर में, यूनियन के अंडर में आते हैं। यूनियन अलोंग कैन मेक लॉ, और यूनियन उन पर क्या बनाती है? लॉ, कानून बनाती है। जैसे कि डिफेंस की आर्मी रखने का राइट किसको है? आर्मी किसके पास होती है? किसके अंडर में होती है? यूनियन के अंडर में। बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, रेलवे, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं? यूनियन के अंडर में आती हैं। किस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का रिलेशन कैसा होना चाहिए, किस कंट्री के साथ हमें किस तरह की रिलेशन रखना है, वो सारा डिसीजन करने का राइट किसको होता है? यूनियन को होता है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर कानून बनाने का जो राइट्स होता है वो किसको होता है? स्टेट को होता है सब्जेक्ट ऑफ द लोकल एंड स्टेट इम्पोर्टेंस, जिसमें क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में हमारे 100 सब्जेक्ट्स हैं, और स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 67 सब्जेक्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है इस पर दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर क्या करते हैं? लॉ बनाते। मीन्स यहाँ पर दोनों के यहाँ पर जो कानून बनाए जाते हैं वो दोनों लोगों के थ्रू इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? दोनों ही गवर्नमेंट को होता है। हैज़ द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बोथ सेंट्रल और स्टेट, बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन फ्रेम लॉ, दोनों ही इस पर कानून बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर एक ही मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ और रूल्स बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ और रूल्स बनाए हैं, तो वहाँ पर दोनों के ही रूल्स क्या है? बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वहाँ पर किसके रूल्स को मान्यता दी जाएगी, किस रूल्स को फॉलो किया जाएगा? तो वहाँ पर सेंट्रल के जो रूल्स होंगे उनको क्या किया जाएगा? प्रेफरेंस दिया जाएगा। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, आगे हम देखते हैं सक्सेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? किस में आती? कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन जब यूनियन ने देखा स्टेट एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं तो इसको किस में मिला दिया गया? किस में डाल दिया गया? कॉन्करेंट में डाल दिया गया था। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें बाद में क्या भी किए गए हैं? चेंजेस भी किए गए हैं। नेक्स्ट तो हमने आप देखा कि यूनियन लिस्ट में ये आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 1 लाइनर्स में ये पूछते भी हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, फॉरेन ट्रेड्स, करेंसी। आपको पता है करेंसी हमारे इंडिया में एक ही करेंसी चलती है, कोई स्टेट की अलग अलग है? नहीं है। स्टेट लिस्ट में पुलिस, आपने देखा है कि पुलिस एमपी लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है कि अपने स्टेट में वहाँ पर क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए हर एक स्टेट के पास अपनी पुलिस होती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी जो पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आपने देखा होगा,
यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये लिखा हुआ होता है। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर जो सब्जेक्ट बनाते हैं वो कौन बनाता है, लॉ बनाता है, वो स्टेट बनाता है। कॉन्करेंट में कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। तो आपने देखा कि इंडिया में कितने टाइप्स की लिस्ट है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या नहीं थे, जो हमारी उसमें नहीं आते थे। नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं हाउ डज द इंडिया प्रैक्टिस द पावर शेयरिंग। किस तरह से इंडिया जो है वो पावर शेयरिंग की प्रैक्टिस करती है। बाय क्रिएटिंग द लिंग्विस्टिक स्टेट विच हैज़ मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे जो स्टेट्स बने हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। और न्यू स्टेट जो बनाए गए थे वो कब से स्टार्ट हुए थे, आफ्टर द इंडिपेंडेंट। हमारे इंडिया में क्या बनाए गए, स्टेट से बनाए गए हैं। आपको पता है इस टाइम 28 स्टेट्स तो, लेकिन और 8 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पीरियड में इंडिया में केवल 11 ही स्टेट थे। लेकिन जब हमारा इंडिया, आप लोगों को पता है, इंडिपेंडेंट हुआ था, हमें स्वतंत्रता तो मिली, इंडिपेंडेंट तो हमारा इंडिया हुआ है, लेकिन वो बहुत ही पेनफुली इंडिपेंडेंट या ब्लडी इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं, ये हुआ था। तो उस टाइम पीरियड में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे और जो हम स्टेट थे, सबसे पहले आंध्रा ने लैंग्वेज के आधार पर इंडिपेंडेंट होने की कहा था कि हमारा जो स्टेट है वो लैंग्वेज के आधार पर बनना चाहिए। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सारे पेन को देख चुके थे इंडिपेंडेंट के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि लैंग्वेज को लेकर कि हमने स्टेट बना दी और बाद में उसके डिस्प्यूट्स आए या बाद में उसका रिजल्ट सही नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब से लेकर आज तक वो जो लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन किया गया था वो अभी तक भी सही है। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि हमारे इंडिया में जो स्टेट डिवाइड किए गए हैं वो लैंग्वेज के आधार पर किए गए हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सिंगल लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। अगर हम बात करते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, rise of the regional and the political parties and the coalition government has led to the new culture in power sharing। जब हमारे यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, सेंट्रल और स्टेट्स बनाए जा रहे थे, राइज ऑफ द रीजनल, और उसी टाइम पीरियड में बहुत सारी जो रीजनल जो लोकल पार्टीज़ हैं वो निकल कर आती हैं और जो क्या होता है, कॉलिएशन की गवर्नमेंट बनती है। कॉलिएशन गवर्नमेंट मीन्स होता है कि जब जो गवर्नमेंट होती है, जब एक किसी सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो वहाँ पर दो या दो से अधिक जो पार्टी मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो वही गवर्नमेंट क्या कहलाती है, कॉलिएशन गवर्नमेंट कहलाती है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, और हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें 3 बड़े क्या किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। लेजिस्लेटिव पावर को स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर को यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं रेसिडरी जो पावर है वो क्या होती है। कुछ ऐसे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो नहीं थे। ऐसे सब्जेक्टों को किस में रखा जाता है, रेसिडरी पावर में रखा गया है। आर द सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट, जो तीनों ही लिस्टों में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं उन सब्जेक्ट्स को किस में रखा जाता है, रेसिडरी पावर्स में रखा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट अलोंग हैज़ द पावर टू मेक लॉ, और यूनियन गवर्नमेंट को राइट होता है कि उस पर क्या बनाना, कानून बनाना। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो ये सब्जेक्ट नहीं था, तो अब इस पर कानून बनाने का जो राइट है वो किसको है,
यूनियन लिस्ट को है, किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लिंग्विस्टिक स्टेट, अब हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या थे। कि मैनी हैव स्टेट हैव बीन फॉर्म, द बाउंड्रीज हैव बीन चेंज, कि इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारे स्टेट जो थे उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पीरियड में दो तरह की स्टेट थे, प्रिंसली और प्रोविंशियली स्टेट। जो प्रोविंशियली स्टेट थे मीन्स जिस पर ब्रिटिश का कैसा रूल था, डायरेक्ट रूल था, और जो प्रिंसली स्टेट थे जो जिस पर राजा महाराज नवाब जो क्या कर रहे थे, वहाँ पर रूल कर रहे थे। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो उस टाइम पीरियड में जब इंडिपेंडेंट हुआ तो जो प्रोविंशियली स्टेट थे उनको तो आधा आधा डिवाइड कर दिया गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए थे और कुछ हमारे इंडिया के पास रहे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया वो जिस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट जा सकते। तो इस उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो स्टेट थे वो क्या हो रहे थे, उनकी बाउंड्रीज थी वो स्टेट क्या होते जा रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो पीपल कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर, जो लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी वो उनको एक साथ लाई। स्टेट क्रिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कुछ स्टेट्स किसके आधार पर बनाए गए, कल्चर के आधार पर, इथेनिसिटी के आधार पर, एंड जियोग्राफी हैज़ मेड द कंट्री। बाद में पहले हमारे यहाँ पे स्टेट किसके अकॉर्डिंग बने थे, लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन बाद में कुछ ऐसे कि नागालैंड है वो इथेनिसिटी के आधार पर बना है, उत्तराखंड जो है वो जोग्राफिकल के आधार पर बना है। तो बाद में कुछ स्टेटों को इसके आधार पर भी वहाँ के कल्चर और जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी क्या किया गया था, डिवाइड किया गया। ईस्टर्न वाली ज़्यादातर स्टेट्स हैं वो जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर क्या किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। कंट्री यूनाइटेड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मेक इजी, इस तरह से किया गया था कि जिससे कि कंट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इजी तरीके से क्या किया जा सके, बनाया जा सके। एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड एंड द झारखंड जो डिवीज़न है वो बाद में जोग्राफिकल या इथेनिक सिटी के आधार पर उनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी, कि किस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी को चलाया गया था। आपको पता है कि नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन इन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, हमारे इंडिया में किसी भी सिंगल लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज क्या नहीं दिया गया, स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और ना ही सेंट्रल क्या करना चाहता था, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज करना नहीं चाहता। 22 लैंग्वेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज इन द शेड्यूल लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज को क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, मान्यता दी गई है किसमें, हमारी शेड्यूल लैंग्वेज में। अगर हम डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो हमारे इंडिया के अंदर ही है। लैंग्वेज के आधार पर हम कहें कि वर्ल्ड में इतनी कहीं पर भी लैंग्वेज नहीं बोली जाती होंगी जितनी हमारी इंडिया में बोली जाती हैं। सेंट्रल एग्री टू अस इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी, लेकिन यहीं पर क्या हुआ था, कुछ जो साउथर्न स्टेट थे, सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट या अदर स्टेट्स के जो लोग थे उनको ये लग रहा था कहीं हम इंडिपेंडेंट के बाद हिंदी को हमारे ऊपर न थोपा जाए, इस कारण से उन्होंने विद्रोह भी किया था कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी कैसी होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर क्या किया गया था, बाद में इंग्लिश को भी क्या बनाया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको एक्सेप्ट किया गया था। क्योंकि जो साउथर्न स्टेट थे वहाँ पर हिंदी उन लोगों को नहीं आती थी, और हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं इंडिया में 40% लोग क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है मदर टंग जो है वो कितनी है, हिंदी है। कितने परसेंट लोगों की, 40% लोगों की। स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर्स ऑफ स्टेट एंड डिसमिस दैम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती है, ना ही उसकी पावर को डिसमिस कर सकती है। कोलिएशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग इज़ द मोर इफेक्टिव टुडे, आज अगर कोलिएशन गवर्नमेंट के पावर को देखते हैं तो आज के टाइम में ये कैसी है, मोर इफेक्टिव है।
क्यों कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है, एक पार्टी नहीं, दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी होती हैं और उसमें क्या किया जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में क्या की जाती है, पावर को डिवाइड किया जाता है। What brought about the real success of the federalism in India? फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट रहती एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। तो ये चीज़ें हम क्या होती, तीनों चीज़ें, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, रिस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डिजायर फॉर द लिविंग टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें क्या करती हैं, रियल में जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में उसको ब्रॉड करती हैं, लाती हैं। वॉट अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो क्या होती है? जैसे हमने पावर शेयरिंग में देखा था, जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की क्या थी, स्पिरिट थी। सेंटर मिस यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वॉज कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिसयूजिंग करती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको डिसमिस करती है तो उसके लिए क्या होती हैं, ये जो स्टेट पार्टी होती है उसके लिए वो राइवल्स होती हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट लीड टू द न्यू कल्चर एंड पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट्स। और क्या होता है, जो कोलिएशन गवर्नमेंट होती है लीड द न्यू कल्चर, वो न्यू कल्चर को लीड करती है, एंड पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी। और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती है उसमें क्या करती है, वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है? डिसेंट्रलाइजेशन में मीन्स पावर जो होती है उनको डिवाइड किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट में भी लोकल की जो पावर होती है उनको डिवाइड किया जाता है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल, जब पावर को सेंट्रल से लेकर एंड स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, और किस में दे दिया जाता है, पावर टेकिंग फ्रॉम, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर वो किसको दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। वही हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम कहलाता है। वास्टनेस ऑफ द स्टेट एंड द साइज एंड पॉपुलेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया इतनी विशाल कंट्री, इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी अधिक पॉपुलेशन है कि दुनिया जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके बराबर इंडिया का एक स्टेट है, इसलिए। दूसरा, इंटरनली डिवाइस, क्योंकि अगर हम इंटरनली डाइवर्स की बात करते हैं तो बहुत अधिक विभिन्नता हमारी कंट्री में देखी जाती हैं। नीड टू पावर शेयरिंग, और इसके लिए किसकी ज़रूरत है, पावर को शेयर करने की ज़रूरत है। इस कारण से डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत अधिक है। बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे बेसिक आइडिया क्या था, सॉल्विंग द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू द लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले किसको सॉल्व करना, जो लोकल गवर्नमेंट के जो इशू होते हैं उनको क्या करना, सॉल्व करना। दूसरा, जो पीपल होते हैं हैव बेटर नॉलेज, उनको बेटर नॉलेज होती है टू प्रॉब्लम इन लोकलिटीज़ की, उनकी लोकलिटीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड द मनी, और उनको बहुत बेटर आइडिया होता है कि मनी को कहाँ पर स्पेंड करना है और कहाँ पर उनको क्या करना है, हाउ टू मैनेज थिंग्स इफ़िशियंटली, और कहाँ पर उनको ढंग से क्या करना है, मैनेज करना है। जो मनी है उसको कहाँ पर प्रॉपर तरीके से खर्च करना है और कहाँ पर बहुत ज़रूरी है उस पैसे को लगाना। जैसे उन्हें लोकल गवर्नमेंट्स के जो लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि हैंडपम्प कहाँ पर लगना ज़रूरी है, कौन सी रोड का पहले बनना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज होती हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, और पीपल पार्टिसिपेट करते हैं किस में, डिसीजन मेकिंग में। टू
टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इससे ये रियलाइज होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ द डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नमेंट। किसके लिए? डेमोक्रेसी के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए कैसा है, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। हमने देखा कि बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसमें लोगों का क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट होता है, जो प्रॉब्लम्स और इशू होते हैं उन लोगों के अंदर क्या होते हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है, और जो मनी है उसको कहाँ पर स्पेंड करना है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लोगों को पता होती हैं, और लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। एक्ट 1992 का जो एक्ट है उसको देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर चैप्टर के अंदर ये जो चीज़ें आती हैं इनको देखेंगे। ब्रॉड इन द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, क्या जो ब्रॉड है इन द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन में था, सबसे पहला स्टेप लिया गया, स्टेप टेकिंग फॉर दिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे? इट इज़ द मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या होने चाहिए, मैंडेटरी इलेक्शन होने चाहिए, टाइम टू टाइम इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम। रिजर्वेशन ऑफ सीट्सों को क्या किया गया है, रिजर्वेशन किया गया है, SC ST और OBC की सीटों को रिजर्व किया गया है। 1/3 रिजर्व फॉर द वीमेंस, और 1/3 जो पॉपुलेशन है वो किसके लिए रिजर्व की गई थी, वीमेंस के लिए रिजर्व की गई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शन, और जो लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है वो कौन कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कराती थी। आपको पता है सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर क्या कराना, इलेक्शन कराना, लेकिन हर स्टेट के पास अपना इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के क्या कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर सम पावर्स, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो पावर को शेयर करती है और रेवेन्यू को शेयर करती है, किसके साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ। तो सबसे हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन के जो इफेक्टिव चेंज थे वो ये थे। नेक्स्ट, पंचायत राज क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है। पंचायत राज जो होता है उसको थ्री पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो रूरल एरिया है वहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होती है उसके जो मेंबर्स, जो 18 ईयर्स के प्लस के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के क्या, ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, फॉर्म बाय द ग्राम सभा, और उन्हीं को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जाती है। और ग्राम सभा का जो हेड होता है वो सरपंच या क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है। जब विलेज लेवल पर जो हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। ब्लॉक लेवल, और उसके बाद विलेज लेवल के बाद उससे अपर लेवल कौन होता है, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसमें पंचायत समिति होती है, इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स, और जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं, और पंचायत समिति के जो हेड बनता है वो BDO बनता है। जिस तरह से हमने देखा कि ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट किसका चुनाव करते हैं, अपने हेड सरपंच का चुनाव करते हैं। ऐसी पंचायत समिति की द्वारा जो हेड चूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, BDO कहलाता है, और वो भी किसके द्वारा चूज किया जाता है, इलेक्शन के द्वारा ही चूज किया जाता है। थर्ड लेवल, सबसे ऊपर लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है रूरल एरिया में वो बनती है क्या, जिला परिषद। जो जिला परिषद होती है वो फॉर्म बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हियर द मेंबर ऑफ लोक सभा एंड MLA ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये सभी मेंबर्स क्या होते हैं, जो जिला परिषद होती है उसके मेंबर्स होते हैं। और जिला परिषद का जो हेड होता है वो क्या कहलाता है, चेयरपर्सन या जिला परिषद कहलाता है। तो हमने अभी देखा जो पंचायत राज होता है या लोकल गवर्नमेंट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो विलेज लेवल, कई जो विलेज होता है, एक गांव का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है,
कई गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है और कई गाँवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। जो ब्लॉक का हेड होता है वो बीडीओ कहलाता है और कई ब्लॉकों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट का हेड क्या कहलाता है? जिला चेयरपर्सन कहलाता है। आपको पता है कई डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक स्टेट बनता है और कई सारे स्टेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनता है। तो ये हमारी थी लोकल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि जो रूरल एरिया में हमने देखा 3 पार्ट में डिवाइड था। अब हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो 2 पार्ट में डिवाइड है, टाउन्स एंड बिग सिटीज़। टाउन्स जो होते हैं, जो छोटे एरियाज़ होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उनको वहाँ पर क्या होता है? म्यूनिसिपल पार्टीज़ होती है और म्यूनिसिपल पार्टीज़ के जो हेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चेयरपर्सन कहलाते हैं। जो बिग सिटीज़ होती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव होती है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती है और वहाँ पर जो हेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेयर कहलाते हैं। तो हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरिया पर डिवाइड है और अर्बन एरिया पर डिवाइड है। रूरल एरिया पर 3 पार्ट में डिवाइड है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, और अर्बन एरिया में टाउन एंड बिग सिटीज़, जिसके हेड क्या होते हैं? चेयरपर्सन और मेयर कहलाते हैं। डिफ़िकल्टीज़, अब कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं बाय द लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या की जाती हैं, जो फेस्ड की जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ अभी भी स्टेट हैं जहाँ पर इलेक्शन ऑफ ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, जहाँ पर रेगुलरली इलेक्शन अभी भी नहीं हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट आर नॉट द ट्रांसफरिंग द पावर एंड रिसोर्सेज, और कुछ अभी स्टेट ऐसे भी हैं जो क्या नहीं कर रहे हैं, जो पावर्स को क्या नहीं कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं और उनके रिसोर्सेज को भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या की जा रही हैं? चूज़ की जा रही हैं, देखी जा रही हैं। अब हमारा ये मैप है, ये मैप यूएसए का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट क्या हैं? कुछ स्टेट आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्टेट आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी ही स्टेट्स की जो पावर है वो कैसी है? इक्वल है। किसी भी स्टेट्स की यहाँ पर पावर कैसी नहीं है? कम नहीं है। ये सारे स्टेट मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक यूनाइटेड जो यूएसए बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दूसरा मैप दिखाया गया है, इंडिया का उस टाइम पीरियड का मैप है जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। उस टाइम पीरियड में इंडिया प्रोविंशली और प्रिंसली स्टेट में था। जो येलो कलर से है वो हमारे प्रोविंशली स्टेट हैं और जो पिंक कलर से है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। प्रोविंशली स्टेट जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में थे और प्रिंसली स्टेट जो डायरेक्ट किसके अंडर में थे? जो राजा महाराजा नवाब वहाँ पर राज्य कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे इंडिया को जब इक्वल किया गया, जब एक यूनिटरी बनाई गई, तो कुछ स्टेट इंक्लूड होना नहीं चाह रहे थे, तो कुछ स्टेट्स को इंक्लूड होने के लिए उनको स्पेशल पावर देकर इंडिया में इंक्लूड किया गया था। तो इसी कारण से हम इंडिया में देखा जाता है कि कुछ स्टेट्स के पास क्या है? स्पेशल पावर है, जबकि अदर जो स्टेट्स होते हैं उनके पास स्पेशल पावर नहीं होती। कमिंग टुगेदर के जो स्टेट होते हैं सबके पास इक्वल पावर होती है और इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे थे जिन पे कैसी पावर थी? एक्स्ट्रा पावर थी, एक्स्ट्रा पावर थी। नेक्स्ट हम आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें इंडिया और इंडिया के यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स शो किए गए हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, ये जो स्टेट्स जो किसके अंडर में आते हैं? यूनियन के अंडर में आते हैं। ये स्टेट क्या कहलाते हैं? यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये आपकी बुक में दिया गया है। इसमें क्या है कि स्टेट प्लीज्ड फॉर द मोर पावर, जो स्टेट्स हैं वो लाइन से खड़े हुए हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे वो क्या मांग रहे हैं? और पावर मांग रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत टाइम तक और एक ही पार्टी का रूल रहा था। उस पार्टी का रूल सेंटर में भी था और कई स्टेट्स में भी था। तो इस कारण से जो सेंट्रल में जो पावर थी वो एक ही पार्टी के हाथ में थी। तो वहाँ पर और जो स्टेट थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे? अपनी पावर का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे या उनको प्रॉपर पावर प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो ये पिक्चर्स आपकी बुक में बना हुआ है।
ये नेक्स्ट आपका जो पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कि इंडिया आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्री के क्या हैं, इक्वल हैं। वो क्या है, किसके इक्वल है, जिस ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील के बराबर है। थाईलैंड की जो पॉपुलेशन है, जो राजस्थान की पॉपुलेशन है वो थाईलैंड के बराबर है। टर्की, मैक्सिको और इटली जो अदर कंट्री हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की जो स्टेट है उनके बराबर है। इस कारण से इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? इससे क्या होगा कि यूनिटी से क्या होगी, यूनिटी सिस्टम बना रहेगा और इससे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो हमारा ये वाला आज चैप्टर फिनिश होता है, पूरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।